बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पढ़ने वाले हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दफ़ा तो एग्ज़ाम में नहीं आता, लेकिन इसमें से शॉर्ट आंसर काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें से काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो इस लिहाज से हमें इसको अच्छे तरीके से सीखना होगा। क्वेश्चन का नेम है जी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये एक डिवाइस का नाम है, एक डिवाइस ही है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कुछ रूल्स को इस्तेमाल करके बनाई गई है। कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट इसमें मौजूद हैं और इनको मिलाकर हम इसको पढ़ते हैं। डिवाइस का नाम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, इसको शॉर्ट नेम में CRO का नाम भी दिया जाता है। इसको CRO कहा जाता है। C stands for cathode, R stands for ray and O stands for oscilloscope। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप ये डिवाइस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हम अपनी लैब्स के अंदर जो हैं वो अक्सर इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर ग्राफ प्लॉटिंग के लिए किया जाता है। यानी हमने अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से जनरेट होने वाली वोल्टेज और करंट का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो दिस इम्पॉर्टेंट electrical instrument is used to plotting high speed ग्राफ। अगर हम इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग देखें, चूंकि हर इंस्ट्रूमेंट जो आप इस्तेमाल करते हैं उसका एक वर्किंग प्रिंसिपल ज़रूर होता है। वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर ही वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो काम कर रहा होता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि इलेक्ट्रॉन की बीम है जिसे कैथोड रे बोला जाता है, और वो दो प्लेट्स, इसको पेयर ऑफ प्लेट्स का नाम भी दिया जाता है, उनके अंदर से गुजरती हुई डिफ्लेक्शन हासिल करती है अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और फ्लोरेसेंट स्क्रीन के साथ जाकर टकराती है और उसके ऊपर ग्राफ का प्लॉट हमें नज़र आ रहा होता है। यानी जो ग्राफ प्लॉटिंग है वो हमें नज़र आ रही होती है। तो जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में से ये प्लेट जाएगी तो डिफ्लेक्शन हासिल करती हुई फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर टकराएगी और हमें एक ग्राफ की प्लॉटिंग जो है वो मिल जाएगी। तो हम इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग देख लें। ऑफ वर्किंग, इसके लिए हम कहते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स pass through two pair of parallel plate। दो पेयर ऑफ पैरेलल प्लेट्स हैं, उनके अंदर से पास करती है एंड गेट डिफ्लेक्शन and fall on fluorescent
स्क्रीन, और फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर फॉल करती है और इमेज को प्लॉट कर देती है। ये इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है। इस बीम की वजह से ही हम इसको कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का नाम देते हैं। अब अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखें कि किस तरह से ये डिवाइस बनी है और किस तरह से हम इसको यूटिलाइज करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ CRO। इन पार्ट्स को अगर हम वन बाय वन लिखते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गन आती है जिससे इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन गन के बाद वो पैरेलल प्लेट्स हैं जो अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिफ्लेक्शन देती हैं, उनको डिफ्लेक्शन प्लेट का नाम दे देते हैं, डिफ्लेक्शन प्लेट्स। और थर्ड पे स्क्रीन आ जाती है। फ्लोरेसेंट स्क्रीन भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर जाकर ये फॉल करती है। अब अगर इलेक्ट्रॉन गन को फर्दर देखा जाए तो इसके कुछ पार्ट्स हमारे सामने आते हैं। नंबर 1 पे फिलामेंट, इसको हीटिंग फिलामेंट भी बोलते हैं, इसका काम हीट अप करना। नंबर 2 पे कैथोड है। कैथोड एक मेटल सरफेस है जो फिलामेंट की वजह से हीट अप होने के बाद इलेक्ट्रॉन को जनरेट करती है। नंबर 3 पे इसमें हीटिंग फिलामेंट, कैथोड, और इसके बाद ग्रिड, ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ग्रिड एक्चुअली में नेगेटिव चार्ज प्लेट ही है जो एक स्मॉल होल अपने अंदर रखती है, और उस ग्रिड में से इलेक्ट्रॉन जैसे पास करते हैं तो नेगेटिव चार्ज ऑन ग्रिड की वजह से इलेक्ट्रॉन कंट्रोल में रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रोल है ये ग्रिड ने पॉसिबल बनाना होता है। तो ये चीज़ हमारे पास ग्रिड तक हो गई। इसके बाद एनोड प्लेट्स पॉजिटिव चार्ज होती हैं विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। कैथोड से इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, एनोड की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से इसकी तरफ मूव करते हैं, और दरमियान में नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट होती है, ये भी नेगेटिव चार्ज प्लेट, और ये चीज़ जो है ये पॉजिटिव चार्ज होती है। कैथोड आमतौर पर नेगेटिव चार्ज इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। वैसे ये सिंपल प्लेट होती है और हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन निकाल कर दे रही होती है। तो इसको नेगेटिव कह लें या न्यूट्रल प्लेट कह लें, इसमें से इलेक्ट्रॉन ने निकलना है वो प्लेट कैथोड कहलाएगी। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये नेगेटिव उसको रोकता है इलेक्ट्रॉन्स को, और एनोड जो है वो उनको एक्सेलरेट करता है, यानी अपनी तरफ जो है वो खींचता है। ग्रिड का पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा कि वो नेगेटिव चार्जेस की अमाउंट को कम कर देगा। ग्रिड का पोटेंशियल कम करेंगे तो नेगेटिव चार्ज की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, और इसी तरह एनोड ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करेगा, कितने आगे जाने देने हैं, कितने रोकने हैं, और ये जो है एनोड उन इलेक्ट्रॉन की स्पीड को डिसाइड करेगा कि कितनी तेज़ी के साथ उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना है। अब अगर हम इसकी डायग्राम देखें कि किस तरीके से बना हुआ है, तो इसके अंदर हमारे पास जो चीज़ें लगी हैं उनको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप बनाएं। इस तरह की इसकी शेप होती है, एक ट्यूब की शक्ल होती है, और उस ट्यूब के किनारे पर स्क्रीन लगाई जाती है, ये ट्यूब के किनारे से। इसके अंदर फ्लोरेसेंट स्क्रीन, फ्लोरेसेंट मटेरियल जो है वो कोट किया जाता है
जिसकी वजह से बाहर वाली स्क्रीन के ऊपर फिर इमेज दिखाई देता है। यहां से ये ट्यूब बंद होती है और सबसे पहले इसके अंदर इस जगह पर एक फिलामेंट लगा होता है। फिलामेंट को मैं F के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये फिलामेंट इसमें लगा। इस फिलामेंट का काम सिर्फ हीट अप करना है। इसके सामने लगी हुई कैथोड प्लेट को, जो ऑलमोस्ट इसके साथ जुड़ी भी होती है, इसको हीट अप करना। कैथोड को मैं C के साथ रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। कैथोड को हीट अप करेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। इसके सामने यहाँ पर एक स्मॉल होल रखते हुए एक प्लेट लगाई जाती है, जिसको G यानी ग्रिड का नाम दिया जाता है। ग्रिड इज नेगेटिवली चार्ज। फिर इसके बाद इसके अंदर यहां पर 3 प्लेट्स लगाई जाती हैं और इन प्लेट्स को हम नाम देते हैं एनोड का। 1, 2 and 3। एनोड A1, एनोड A2 एंड एनोड A3। इन तीनों एनोड्स का काम इट इज पॉजिटिवली चार्ज विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो ये इलेक्ट्रॉन की बीम को अपनी तरफ खींचेंगे। इसके बाद इसके आगे हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर प्लेट्स जुड़ी होती हैं। ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है पीछे की सिमत में और इधर को, और इधर 2 प्लेट्स और होती हैं, ये x एंड x प्राइम। 2 पैरेलल प्लेट्स आर देयर above and at bottom. This is one y and y prime। ये हमारी कंस्ट्रक्शन इसकी कंप्लीट होती है। अब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलती हैं और एनोड इनको एक्सेलरेट करता है। ये बीम यहां से गुजरती हुई सामने फ्लुओरेसेंस स्क्रीन के ऊपर जाके टकरा जाती है। अब इस बीम इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी पार्टिकल्स, ये जैसे फ्लुओरेसेंट स्क्रीन पर जाएंगे, टकराएंगे, तो फ्लुओरेसेंट स्क्रीन में से रोशनी निकलेगी जो सामने वाली साइड को रोशन कर देगी, जिससे वो फ्लुओरेसेंट स्क्रीन चमकना शुरू हो जाएगी और वहां पर एक इमेज ड्रॉ हो जाएगा। अब हम इसकी वर्किंग को थोड़ा सा देख लेते हैं और इसकी वर्किंग में तमाम पार्ट्स की वर्किंग को 1 बाय 1 हमने डिस्कस करना है कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। अब तमाम पार्ट्स की वर्किंग 1 बाय 1 देखते हुए हम यहाँ पे हेडिंग ऑफ वर्किंग की दे सबसे पहले तो CRO के पार्ट में इलेक्ट्रॉन गन है जो इलेक्ट्रॉन की बीम को जनरेट करती है और इसमें मल्टीपल पार्ट्स मौजूद हैं। नंबर 1 पे हीटिंग फिलामेंट। हीटिंग फिलामेंट इज जस्ट अ फिलामेंट दैट प्रोड्यूस हीट, और इसके अक्रॉस जैसे ही आप पोटेंशियल का डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये ब्लू कलर में जो आपको फिलामेंट नज़र आ रहा है, जो कर्ल शेप में मैंने बनाया है, F से जाहिर किया है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये हीट अप हो जाएगा। इसके सामने लगी हुई रेड प्लेट है जिसको हम कैथोड का नाम देते हैं, और इस रेड प्लेट को ये फिलामेंट हीट अप करके एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेकर इस सरफेस से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके सामने लगा हुआ ये ग्रिड नेगेटिव चार्ज है और ये उन इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकलने नहीं देगा, या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ उसमें से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो होता क्या है कि दीज एनोड्स अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स। ये जो एनोड A1, A2, A3 3 एनोड आपने लगाए हैं, दीज आर वेरी हैवीली पॉजिटिव चार्ज विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो ये इलेक्ट्रॉन की बीम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। अब ग्रिड के पोटेंशियल से, नेगेटिव पोटेंशियल से ज़्यादा एनोड का पॉजिटिव पोटेंशियल होता है जो कि इलेक्ट्रॉन की बीम को अपनी तरफ खींच लेता है। इस खींचते हुए
खींचे हुए इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। वो एनर्जी लेकर, इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी होती है उनके पास, वो लेकर ये मूव करते हैं। अब ग्रिड के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल कंट्रोल करके आप अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन की तादाद को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम या ज़्यादा जब फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर फॉल होती है तो फ्लोरेसेंट स्क्रीन की ब्राइटनेस जो है ये चेंज हो जाती है। यानी अगर ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर फॉल करेंगे तो ब्राइटनेस जो है वो ज़्यादा होगी इमेज की, और अगर कम इलेक्ट्रॉन्स फॉल करेंगे तो ब्राइटनेस कम होगी। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि ग्रिड का नेगेटिव पोटेंशियल या ग्रिड जो है ये ब्राइटनेस ऑफ द स्क्रीन कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एनोड का काम जस्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करना है, इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना है और उनको काइनेटिक एनर्जी देते जाना है। जब इलेक्ट्रॉन की बीम पहले नोड में से गुजरती है तो उससे ज़्यादा पॉजिटिव दूसरे पर मिलता है, उससे ज़्यादा पॉजिटिव तीसरे पर मिलता है, तो इस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होते जाते हैं, उनकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही होती है। वो बढ़ती हुई वेलोसिटी के साथ जब एक्स एक्सिस की प्लेट के दरमियान में से पास करते हैं, अब एक्स एक्सिस की प्लेट ऐसे है, ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इनके दरमियान में से उन इलेक्ट्रॉन ने पास करना है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन पास करेंगे इन प्लेट्स के ऊपर हम एक के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करेंगे जो कि पोटेंशियल डिफरेंस के जरिए दिया जाएगा ऑन द एक्स एक्सिस प्लेट। वो प्लेट्स के दरमियान में से गुजरते हुए इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड होना शुरू हो जाएंगे, जिसको हम कहेंगे कि इन इलेक्ट्रॉन्स की बीम को डिफ्लेक्शन मिली अलोंग द एक्स एक्सिस। आप देखिए इन प्लेट्स के दरमियान में से इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं और जितना इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रॉन की बीम इसकी तरफ उतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट होती जाएगी। अब हम ज़रा सोचिए कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करते हो हमारे पास एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम जो है वो चलता जा रहा होता है। टाइम चलने का मतलब ये है कि आपका ग्राफ टाइम के हिसाब से एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ता है। तो इसी तरह अगर आपने बीम के जरिए ग्राफ प्लॉट करना है तो आपकी बीम जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो ट्रेवल करनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब है कि अगर टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही एक्स एक्सिस की तरफ, यानी ग्राफ एक्स एक्सिस की तरफ नहीं बढ़ रहा, तो टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर थोड़ी सी डिफ्लेक्शन हो, 2 सेकेंड पर और ज़्यादा, 3 पर और ज़्यादा, 4 पर और ज़्यादा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो ये बीम भी एक्स एक्सिस की तरफ चलनी चाहिए, फिर हमारा ग्राफ सही ड्रॉ होगा। तो इस बीम को इसी तरतीब से एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ाने के लिए हम इसके ऊपर एक टाइम जनरेटर फिट कर देते हैं। तो वो टाइम जनरेटर किसके ऊपर अप्लाई करते हैं, वो एक्स एक्सिस के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। यानी डिफ्लेक्शन प्लेट दो तरह की हैं, उनमें से जो एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम जनरेटर पुट करते हैं। टाइम जनरेटर क्या है, ये टाइम के हिसाब से प्लेट के ऊपर चार्ज प्रोवाइड करेगा और वो चार्ज जो है उसकी वजह से डिफ्लेक्शन होगी। वो किस तरह की वेव फॉर्म देगा, कुछ ऐसी होगी कि जो वोल्टेज हमने एक्स एक्सिस के ऊपर अप्लाई करनी है वो वोल्टेज कैसी नजर आ रही है, वो वोल्टेज इस तरह की नजर आई। मतलब पहले जैसे बीम इसमें से गुजरना स्टार्ट होगी तो अभी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, 0 वोल्टेज है। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है प्लेट के ऊपर वोल्टेज बढ़ती जा रही है। ठीक है, प्लेट के ऊपर वोल्टेज बढ़ने का मतलब है कि बीम एक्स एक्सिस की सिमत में डिफ्लेक्ट हो रही है। मसलन ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ये ऐसे मैंने लगाई हुई हैं एक्स एक्सिस की सिमत में, इनके ऊपर जैसे जैसे मैं पॉजिटिव चार्ज बढ़ाता जाऊंगा वो बीम उतनी ज्यादा डिफ्लेक्ट होती जाएगी एक्स एक्सिस की सिमत। अच्छा, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू तक डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन एक मैक्सिमम वैल्यू तक जा सकती है, तो आप उसको डिफ्लेक्ट करते करते एंड तक ले आए। फिर आपने क्या किया, इस वोल्टेज को अचानक 0 कर दिया, वो दोबारा अपनी पहली पोजीशन पर आ गई। फिर इलेक्ट्रॉन की बीम डिफ्लेक्ट एक्स एक्सिस पर की, फिर दोबारा 0 पर एक्स। अब ये सिर्फ एक्स एक्सिस की डिफ्लेक्शन, तो ये हमने वोल्टेज इस तरीके की
एक्स एक्सिस पर अप्लाई की, इसको सी सा भी बोलते हैं और इसको हम टाइम बेस्ड जनरेटर भी बोलते हैं, जो आपकी डिफ्लेक्शन प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज टाइम के हिसाब से बढ़ाता है और टाइम के हिसाब से फिर उसमें डिफ्लेक्शन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। जितनी ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई होती जाएगी उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन अराउंड द एक्स एक्सिस होती जाएगी। अब अगली बात यह है कि वाई एक्सिस या वाई डिफ्लेक्शन प्लेट के ऊपर हमने क्या अप्लाई करना है। वाई प्लेट के ऊपर आप वो वेवफॉर्म पुट करें, वो वोल्टेज पुट करें जिसका ग्राफ आपने ड्रॉ करना है। मसलन मैं साइनोसाइडल वोल्टेज जो है उसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं, तो मैं साइनोसाइडल वोल्टेज को, साइन वेव को वाई एक्सिस के ऊपर अप्लाई करूंगा, तो वो मेरी डिफ्लेक्शन को वाई एक्सिस के सिमत में पॉसिबल बनाएगी। मतलब जैसे जैसे वोल्टेज वाई प्लेट्स के ऊपर पोटेंशियल का डिफरेंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वही इलेक्ट्रॉन की बीम वाई एक्सिस के ऊपर भी डिफ्लेक्शन हासिल करेगी। तो इस तरीके से दो वोल्टेजेस, एक टाइम बेस्ड जनरेटर जो टाइम के हिसाब से एक्स एक्सिस पर डिफ्लेक्शन करवाने के लिए वोल्टेज आपने अप्लाई की, वो टाइम बेस्ड जनरेटर कहलाता है, और दूसरी वोल्टेज वाई एक्सिस पर जो वाई एक्सिस पर डिफ्लेक्शन करती है। अब जरा सोचिए कि मैंने आपके सामने ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना है साइन वेव का, तो वो किस तरह होगा। मुझे आगे भी चलना होगा वाई एक्सिस पर भी, मुझे ऊपर और नीचे भी चलना होगा। इस तरीके से मेरा ग्राफ ड्रॉ होगा। मैं एक ही जगह पर ऐसे करता रहूं तो मेरी साइन वेव नहीं बनेगी, ऐसे करता रहूं तब भी साइन वेव नहीं बनेगी। मुझे दोनों वैल्यूज को इकट्ठा चलाना होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, तो फिर आपके पास वो ग्राफ ड्रॉ हो रहा होता है। तो हम साइन वेव का प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि साइन वेव की वेव अगर आपने ड्रॉ करनी हो तो किस तरह से होगी। तो वो किस तरह, वो वाई एक्सिस पर अप्लाई होगी, उसकी वैल्यू वाई एक्सिस के लिहाज से चेंज होगी और वो बीम आपकी ऊपर और नीचे को डिफ्लेक्शन करेगी। तो ऊपर और नीचे को जाने के लिए, और टाइम बेस्ड जनरेटर उसको एक्स एक्सिस पर यानी आगे की तरफ लेके जाएगा, तो आप इस तरह की एक वेव फॉर्म जो है वो हासिल कर लेंगे और इस वेव फॉर्म को हम साइनोसाइडल वेव का नाम देते हैं, जो कि एक साइन वेव की मानद हमारे सामने आए। इस तरह आप किसी और वेव फॉर्म को भी ड्रॉ करना चाहते हैं तो उस वेव फॉर्म को वाई प्लेट्स पर और इस टाइम बेस्ड जनरेटर को एक्स एक्सिस पर अप्लाई करें, तो आपकी वही इलेक्ट्रॉन की जो बीम है वो इधर को भी जाएगी, आगे को भी, और ऊपर और नीचे भी जाएगी। आगे को लेके जाने वाला काम इसका होगा और ऊपर और नीचे लेके जाने वाला काम उस वेव का होगा जिसको आप ड्रॉ करना चाहते हैं। तो इस तरह आपकी बीम जो है वो स्क्रीन के ऊपर जाकर टकराएगी। अब अगला सवाल पैदा होता है कि हम उस बीम को स्टेशनरी देखना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर। इस चीज़ के लिए आपकी ऑसिलोस्कोप अगर आप देखें रियल लाइफ में, उसके ऊपर एक सिंक्रोनाइजेशन का बटन होता है। सिंक्रोनाइजेशन के बटन का मतलब ये है कि वाई एक्सिस के ऊपर जो आपने वेव फॉर्म अप्लाई की है उसका एक टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड बोलते हैं, जिसके बाद वो अपने आप को दोबारा रिपीट करती है। तो ये इसका एक टाइम पीरियड है। ये टाइम पीरियड और साइन वेव का जो टाइम पीरियड है एक वेव कंप्लीट होने का, ये दोनों अगर बराबर आ जाएं तो उस वक्त यानी वाई प्लेट के ऊपर अप्लाई की गई वोल्टेज और एक्स प्लेट पर अप्लाई की गई वोल्टेज का टाइम पीरियड बराबर आ जाए, तो उस वक्त आप हासिल करते हैं सिंक्रोनाइजेशन, और उस वक्त आपको ऐसे ही लगता है जैसे वो एक वेव फॉर्म स्टेशनरी है। हालांकि वो स्टेशनरी नहीं होती, वो मूव कर रही होती है, लेकिन आपको टाइम मैच करने की वजह से एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का वो स्टेशनरी नज़र आ रही होती है। आप अपने ग्राफ में एक बुक में एक ग्राफ देख रहे होंगे, वो ग्राफ जो है वो एक्चुअली सिंक्रोनाइजेशन करने के बाद स्क्रीन से तस्वीर ली गई है और वो तस्वीर में ऐसे शो हो रहा है जैसे साइन वेव साकन है, मूव नहीं कर रही, हालांकि उनके टाइम सिंक्रोनाइज हो चुके हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, इसलिए हमें वो रेस्ट हालत में नज़र आ रही है। ये था बेटे कि आपकी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या होती है, कैसे बनती है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने दोहरा दी। अब अगला क्वेश्चन आता है कि इसकी यूजेस क्या है। तो यूजेस की अगर हम बात करें, नंबर 1 इसका यूज तो यही है कि ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस है। ग्राफ को प्लॉट करना हो तो ये हमारे लिए इस्तेमाल होती है। नंबर 2, जब वो ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा तो उसकी
फ्रीक्वेंसी, उस वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड आप उस ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं। यानी जिस वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपने फाइंड करना हो वो भी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप से फाइंड हो सकता है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप से वो ग्राफ प्लॉट करें और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो है वो फाइंड आउट करें। तो दूसरा कि उस वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तीसरा इसका यूज ये है कि उस वेवफॉर्म को जिसको आपने ड्रॉ किया है उसकी पीक वैल्यू या उस वोल्टेज की वैल्यू को किसी भी वैल्यू ग्राफ जिस वेवफॉर्म की आपने प्लॉटिंग की है उस वेवफॉर्म की वोल्टेजेस और करंट की वैल्यू को भी आप इस ग्राफ से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी आप किसी वोल्टेज को अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उस वोल्टेज की वैल्यू को आप ग्राफ के जरिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपकी ग्राफ प्लॉट हो गया, ग्राफ की जो पीक है जिस जगह पर आ रही है वो डिवाइस के ऊपर लिखी गई है कि इस जगह पर इसकी पीक आ रही है, तो वहां से वोल्टेज और करंट जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आप वैसे यूज क्या करते हैं वोल्टेज को फाइंड आउट करने के लिए वोल्ट मीटर, तो CRO भी यूज हो सकती है वोल्टेज को फाइंड आउट करने के लिए। फिर यह है कि हम CRO की मदद से एक से ज़्यादा वेवफॉर्म अगर ड्रॉ करें तो उनके दरमियान में फेज का डिफरेंस कि कितने वेवफॉर्म आगे चल रही है या कितनी कोई वेवफॉर्म, अगर दो वेव इकट्ठी ड्रॉ कर ले, इसी तरह अगर एक साइन वेव ये हो एक और ड्रॉ कर ले ऐसे, तो इनके दरमियान में कितना फेज का डिफरेंस है वो फेज का डिफरेंस भी आप अपनी CRO से निकाल सकते हैं। तो इसका ये वाला भी यूज हो गया कि फाइंड फेज डिफरेंस, ये हम इससे निकाल सकते हैं। तो ये यूजेस अक्सर शॉर्ट आंसर में भी आते हैं। इन यूजेस की थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी अपने साथ कर देनी, मैंने जस्ट हेडिंग बना के आपको दे दी कि ये वेवफॉर्म या ग्राफ प्लॉटिंग के लिए, फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए, वोल्टेज या करंट फाइंड करने के लिए और फेज का डिफरेंस फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होती है। ओके बेटा, टेक केयर।